तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी सुनते हैं। मेरे जीवन साथी कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रिया के कमरे का दरवाजा जोर से खुलने की आवाज़ आई और उसके साथ ही मामी की चीख पूरे घर में गूंज उठी, जिससे शादी वाले घर में बजती हुई शहनाई की धुन भी जैसे सहम कर चुप हो गई थी। मैं लॉन्ज में मेहमानों के लिए शरबत के ट्रे सजा रही थी। घबराकर कमरे की तरफ भागी तो देखा मामा जी हाथ में एक कागज पकड़े पत्थर जैसे खड़े थे और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, जबकि मामी जमीन पर बैठी सीना पीट रही थी कि हाय मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह कलमुही मेरी नाक कटवाकर चली गई। मैंने आगे बढ़कर मामी को संभालने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे जोर से झटक दिया और चीख कर कहने लगी, दूर रहो मुझसे, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जरूर तुमने ही उसे उस्काया होगा क्योंकि तुम उसकी खुशियों से जलती थी। मामा जी ने कांपते हाथों से वह खत मुझे थमाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसमें रिया ने साफ साफ लिखा था कि वह शरद जैसे गंभीर और बेरिंग उबाऊ इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती और वह अपने पसंदीदा इंसान के साथ जा रही है। मैंने अविश्वास से मामा जी की तरफ देखा, जो अपनी जगह से हिलने के भी काबिल नहीं थे और उनकी आंखों में वह लाचारी थी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अभी हम उसी सदमे में ही थे कि बाहर से ढोल की थाप तेज हो गई, जिसका मतलब था कि बारात करीब पहुंच चुकी है। और यही वह पल था जब मामा जी का सब्र टूट गया और वह बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। यह घर जिसमें आज क़यामत बरपा थी, यह मेरे मामा मुकेश अग्रवाल का था और मैं मीरा, जो महज 21 साल की एक अनाथ लड़की थी, अपने माता पिता के एक कार हादसे में मौत के बाद पिछले 10 साल से यहाँ रह रही थी। मेरी जिंदगी का हासिल सिर्फ मेरी किताबें और मेरी पढ़ाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अनाथों के घर पर छत तब तक रहती है जब तक वह बोझ ना बने। मामी की शक्तियाँ और ताने मेरी रोज की आदत थे, मगर मामा जी का प्यार मुझे यहाँ रोके हुए था। मैं यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी और अपनी क्लास की टॉप पोजीशन होल्डर थी। मेरी सादगी ही मेरा गहना था, जबकि इसके ठीक उलट मेरी ममेरी बहन रिया थी, जो सुंदरता में तो बेजोड़ थी मगर स्वभाव में बेहद जिद्दी और लापरवाह। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था और वह आधुनिक विचारों वाली थी। दूसरी तरफ जिस शख्स से आज रिया की शादी होने वाली थी, वह शहर के मशहूर बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर शरद शर्मा थे। शरद शर्मा का ताल्लुक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार से था। वह 32 साल के गंभीर और साफ स्वभाव के मालिक थे और जिनके साफ मिजाज और नियम पसंद व्यवहार के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। शरद को एक ऐसी जीवन साथी की तलाश थी जो उनके परिवार की गरिमा के मुताबिक हो और इसीलिए उन्होंने रिया को चुना था। मगर उन्हें खबर नहीं थी कि वह जिस लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने जा रहे थे, वह किसी और के सपनों को सजाए बैठी थी। मामा जी में पागलों की तरह चारों तरफ देखा और फिर अचानक मेरे कदमों में अपनी पगड़ी को रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरा बेटी, आज मेरी इज्जत बचा लो। अगर आज यह बारात खाली हाथ वापस चली गई तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। पूरा परिवार मुझ पर थूकेगा कि मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। भगवान के लिए मेरी लाज रख लो। मैं पथराई हुई आंखों से मामा जी को देख रही थी, जो मेरे सामने भीख मांग रहे थे। मामी ने फौरन आंसू पोंछे और उनके लहजे में वही जहर भरी सख्ती लौट आई।
वो मेरे बाजू पकड़कर बोली कि हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है। यह अनाथ है और हमने इसे पाला पोसा है। आज इस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। चलो उठो और जाकर रिया का जोड़ा पहन लो। शरद शर्मा को हम कोई ना कोई बहाना बनाकर मना लेंगे। बस तुम मुंह बंद रखना। मैं कुछ कहना चाहती थी। मैं चीखना चाहती थी कि मैं कोई बलिदान का जानवर नहीं हूँ जैसे जब चाह काट दिया, लेकिन मामा जी की झुकी हुई कमर और बहते हुए आंसुओं ने मेरे शब्द खील दिए। मैंने कांपते हुए लहजे में बस इतना कहा कि मामा जी, आप मुझे जिंदा दफना रहे हैं। यह शख्स मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह धोखा है। मामा जी ने मेरा सर थाम लिया और कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन इस वक्त मेरे पास जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरी खातिर यह बलिदान दे दो। भगवान तुम्हें इसका फल देगा। और यूं मेरी जिंदगी का सौदा सिर्फ चंद पलों में तय हो गया और मुझे उस कमरे में धकेल दिया गया जहां रिया का लाल और भारी जोड़ा रखा हुआ मुझे घूर रहा था। विवाह का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, मेरा दिल किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। मुझे गुड़िया की तरह सजाकर स्टेज पर लाकर बिठाया गया जहाँ हर तरफ बधाइयों का शोर था, लेकिन मेरे अंदर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। शरद शर्मा के घर वाले रिया की जगह मुझे देखकर कान्नाफूसी कर रहे थे, लेकिन मामा जी ने न जाने इनके बड़ों से क्या बात की थी कि वह चुप हो रहे थे, और शायद उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई बड़ी कीमत चुकाई थी। जब पंडित जी ने मुझसे सहमति मांगी तो मेरे गले में कांटे चूमने लगे। मैंने एक नज़र सामने बैठे शरद शर्मा पर डाली, जो बेहद गरिमा और गंभीरता से बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी थी। शायद उन्हें बता दिया गया था कि दुल्हन बदल गई है, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि जिस लड़की से उनका विवाह हो रहा है वह इस घर की एक अनाथ भांजी है, जिसे वह शायद अपनी नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। मैंने बंद आंखों से हाँ कहा और यह शख्स मेरी जिंदगी की बर्बादी का बारात बन गए। विदाई के वक्त में मामा जी से गले मिली तो वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, जबकि मामी के चेहरे पर एक सुकून था कि चलो मुसीबत टल गई। गाड़ी में बैठते ही शरद ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज चलाओ, मुझे सर में तेज दर्द है। और फिर पूरे रास्ते उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी यह ठंडी उदासीनता मुझे बता रही थी कि आने वाला समय मेरे लिए कांटों की शेष साबित होने वाला है। शरद शर्मा का बंगला शहर के सबसे महंगे इलाके में था, जहां हर चीज सफाई और भव्यता का जीता जागता सबूत था। मुझे दुल्हन बनाकर जिस कमरे में बिठाया गया वह किसी राजकुमार के शयन कक्ष जैसा लगता था, लेकिन मेरे लिए किसी जेल की कोठरी से कम नहीं था। मैं घुटनों में सर दिए बैठी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। शरद कमरे में आए और उन्होंने कोट उतारकर सोफे पर फेंका और कुछ देर चुपचाप मुझे देखते रहे, और फिर आगे बढ़कर बेहद बेरहमी से मेरा घूंघट हटा दिया। मुझे देखते ही उनकी आंखों में नफरत और गुस्से का तूफान उमड़ आया, जिसे उन्हें किसी धोखे का यकीन हो गया हो। वह दांत पिसकर बोले, तो यह खेल खेला गया है मेरे साथ। उन्होंने झुककर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें क्या लगता था तुम्हें मैं रिया की जगह स्वीकार कर लूँगा? तुम जैसी साधारण और डरी हुई लड़की मेरी पत्नी बनने के लायक है। तुमने और तुम्हारे मामा ने मिलकर मेरी गरिमा का तमाशा बनाया है। मैं डर से कांपने लगी और मुश्किल से बोली कि मेरा विश्वास करे, मुझे मजबूर किया गया है। मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया। शरद ने व्यंग से हंसकर कहा कि
मजबूरियाँ सिर्फ तुम जैसी चालाक औरतों का हथियार होती है ताकि हम जैसे मर्दों को फंसा सके। लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में रह सकती हो, मगर मेरे दिल और मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सारा ने बिस्तर से तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ते हुए मुड़कर ठंडे लहजे में कहा कि कपड़े बदल कर सो जाओ। मैं इस झूठे रिश्ते को नहीं निभा सकता। मैं आपको पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा और ना ही मुझे तुमसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। यह विवाह सिर्फ बड़ों की इज्जत रखने के लिए किया गया है। यह कहकर वह झटके से करवट बदल कर सो गई, जबकि पूरी रात में ठंडे फर्श पर बैठी कठोर पीड़ा में डूबी रही। हाथों में मुंह छुपाए चुपचाप रोती रही कि हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है। पहले माता पिता का साया सर से उठ गया और अब जब घर बसा तो वह भी रेत की दीवार साबित हुआ। मैंने सारी रात उसी कालीन पर बैठे बैठे गुजार दी और सुबह के वक्त उठकर मैंने मुंह धोया, क्योंकि आज मेरी यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण क्लास थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई तमाशा बने। मैंने नाश्ते की मेज पर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ मुझे सिर्फ अपमान मिलेगा। इसीलिए मैं अपना बैग उठाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई। बाहर सूरज सर पर था और गर्मी की तीव्रता में मेरा बुरा हाल हो रहा था। घर से बस स्टॉप का फासला काफ़ी ज़्यादा था और मेरी टांगें रात भर जागने की वजह से कांप रही थी। सड़क पर गाड़ियाँ तेजी से गुजर रही थी और धूल मिट्टी मेरे चेहरे और कपड़ों को खराब कर रही थी। मैं बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी कि अचानक मेरे करीब एक काले रंग की चमकीली गाड़ी आकर रुकी, जिसके टायरों की चीख से मैं सहम गई। शीशा नीचे हुआ तो सामने शरद था, जिसने काला चश्मा लगा रहा था और उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। मुझे सड़क पर धूल मिट्टी में पैदल चलता देखकर उसकी आंखों में अजीब सी नाराजगी और गुस्सा आया। उसे शायद अपनी पारिवारिक इज्जत का ख्याल आ रहा था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बेहद सख्त और अपमानजनक लहजे में बोला, बैठो गाड़ी में, तमाशा मत बनाओ मेरा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस स्टॉप करीब ही है। शरद ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चिल्लाया। मैंने कहा, बैठो गाड़ी में। घर में इतनी गाड़ियाँ थी, पैदल आने की क्या ज़रूरत थी। लोग क्या कहेंगे कि शरद वर्मा की पत्नी सड़कों पर भटक रही थी। तुम्हें अगर अपना ख्याल नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लिया करो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं अपना सामाजिक स्तर खराब नहीं कर सकता। मैं सहम कर गाड़ी में बैठ गई और खुद को दरवाजे के साथ सटाकर सिमट गई ताकि उसे मेरे अस्तित्व का एहसास ना हो। पूरे रास्ते गाड़ी में घुटन भरा सन्नाटा रहा। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि लगातार फोन पर किसी से गुस्से में बातें करता रहा, जिससे लग रहा था कि वह अभी तक रात की घटना के असर में ही है। यूनिवर्सिटी के गेट पर उसने मुझे उतारा और बिना कुछ कहे पार्किंग की तरफ बढ़ गया। मैंने राहत की सांस ली और अपनी क्लास की तरफ भागी, क्योंकि मुझे पहले ही देर हो चुकी थी। मैं अपनी क्लास में पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से पिछली सीट संभाली और किताबें निकाली। थोड़ी देर बाद जब क्लास में पूरा सन्नाटा छा गया और छात्रों के खड़े होने की आवाज़ आई तो मैंने भी नजरें उठाई। प्रोफेसर अंदर आए तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि शरद खड़ा था। वह हमारी यूनिवर्सिटी का नया हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर था, और यह बात मुझे आज से पहले किसी ने नहीं बताई थी। मेरी रूह तक कांप गई कि अब घर के साथ साथ यहाँ भी मुझे इसकी नफरत और ठड़क
का सामना करना पड़ेगा। शरद ने क्लास का जायजा लेते हुए जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में फिर वही अजनबियत और ठंडी उदासीनता आ गई। क्लासरूम में पूरा सन्नाटा था और शरद की गूंजती आवाज़ दीवारों से टकरा रही थी। वह व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे और पूरी क्लास सांस रोके उन्हें देख रही थी। मेरा दिल गले में अटका हुआ था क्योंकि वह बार बार क्लास की तरफ मुड़ते मगर उनकी नज़रें मुझ पर ऐसे गूंजती जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ और मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। लेक्चर के दौरान शरद ने मार्कर टेबल पर रखा और पूरी क्लास पर एक साथ नज़र डालते हुए गरजदार लहजे में एक सवाल पूछा, कोई है जो मुझे किताबी परिभाषा के अलावा व्यवहारिक जवाब दे सके। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह सवाल वाकई मुश्किल था और पाठ्यक्रम से हटकर था। शरद ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सबको देखा और बोले कि मुझे अंदाजा था कि तुम लोगों का स्वर क्या है। मैंने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाया। तब शरद की नज़रें मुझ पर जम गई। उनके माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने बेहद नाराज़गी से इशारा किया कि तुम जवाब दोगी। मैं अपनी जगह पर खड़ी हुई और मजबूत लहजे में उनके पूछे गए सवाल का बहुत ही शानदार जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर पूरी क्लास में मुझे सराहना भरी नज़र से देखा लेकिन शरद के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा जैसे उन्हें मुझसे इतने अच्छे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुंह फेरते हुए ठंडे लहजे में कहा कि बैठ जाओ, यह रटे स्टाई बॉक्स बोलकर तुम खुद को योग्य साबित नहीं कर सकती। मुझे व्यवहारिक दृष्टिकोण चाहिए था जो तुम्हारे पास नहीं है। यह कहकर उन्होंने दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं शर्मिंदा होकर बैठ गई क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरी किसी भी अच्छाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी से वापसी पर घर पहुंची तो अजीब सी हैरानी थी। शरद के माता पिता हेमा और हरीश जी अपने रोज के मुताबिक डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। यह दोनों बेहद आधुनिक और अपनी दुनिया में मगन रहने वाले लोग थे जिन्हें घर के छोटे मोटे मसलों से कोई सरोकार नहीं था। हरीश जी अपनी बिजनेस टिप्स और मीटिंग्स में व्यस्त रहते थे और हेमा जी अपने क्लब की सदस्यता और चैरिटी शो में मैंने करीब जाकर प्रणाम किया उन्हें। तब हरीश जी ने अखबार से नजरें हटाए और बगैर हल्का सा सर हिलाया जबकि हेमा जी ने सरसरी नजर मुझ पर डाली और नौकरानी को आवाज़ देते हुए बोली कि मीरा आ गई है, इसके लिए भी प्लेट लगा दो। उनका रवैया बुरा नहीं था लेकिन इसमें वह अपनापन भी नहीं था जो एक बहू का हक होता है। मैं उनके लिए एक अनावश्यक अस्तित्व थी जिसे बस बेटे की जिद या मजबूरी की वजह से स्वीकार किया गया था। मैं चुपचाप खाना खाकर उठ गई क्योंकि वहाँ की बातचीत मेरी समझ से बाहर थी और ना ही वह मुझे इस काबिल समझते थे कि मुझसे कोई बातचीत की जाए। रात का समय था और मैं किचन में पानी लेने गई तो शरद के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और वह फ़ोन पर अपने दोस्त अमित से बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ में तेज झुंझलाहट थी। मैं कदम रोककर वहीं खड़ी हो गई। शरद कह रहे थे कि यार तुम नहीं समझ सकते कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। मेरी पूरे जीवन योजना बर्बाद हो गई। मैंने सोचा था कि रिया जैसी पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की मेरी जीवन साथी बनेगी जो मेरे स्वर को मैच करेगी मगर मेरी किस्मत में यह अशिक्षित और साधारण लड़की लिख दी गई है जो चेहरे से ही रोती धोती लगती है। मुझे इसके अस्तित्व से घुटन होती है यार। वह मेरे स्वर की नहीं है। मैं बस पापा की इज्जत की खातिर चुप हूँ वरना एक मिनट भी इसे बर्दाश्त नहीं करता। उनकी बातें मेरे दिल पर तीर बनकर लग रही थी।
मेरे आंसू अनियंत्रित बहने लगे। मैं अशिक्षित और साधारण तो नहीं थी। मैं इसी यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट थी जहाँ पर वह प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी नफरत का चश्मा उन्हें मेरी कोई अच्छाई देखने ही नहीं दे रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई क्योंकि आज मेरा दिल टूट चुका था। अगले कुछ दिन यूनिवर्सिटी में काफ़ी बिजी रही। मिड टर्म परीक्षा सर पर थी और माहौल काफ़ी गंभीर था। शरद पर भी काम का दबाव बहुत था और वह अक्सर रात देर तक यूनिवर्सिटी में रुकते थे। एक दोपहर में लाइब्रेरी के सबसे आखिरी कोने में बैठी नोट्स तैयार कर रही थी, जहाँ आम तौर पर कोई नहीं आता था। अचानक मुझे शेल्फ के दूसरे तरफ से कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एक नाम मेरे कान में पड़ा तो मैं चौंक गई। कोई कह रहा था कि शरद की अकड़ अब निकालेंगे जब उस पर पेपर लीक करने का आरोप लगेगा। मैंने सांस रोक लिया और किताबों के बीच से झांक कर देखा तो वह हमारी यूनिवर्सिटी के 2 सीनियर छात्र थे जो शरद के विरोधी ग्रुप के प्रोफेसर रवि के खास चमचे समझे जाते थे। उनमें से एक लड़का कह रहा था कि काम पक्का हो गया है। मैंने शरद के लैपटॉप से पेपर चुराकर उसकी कॉपी बना ली है और असली सबूत उसके कैबिन के दरवाजे के गुप्त डिब्बे में छुपा दिए हैं। कल सुबह जैसे ही जांच की टीम आएगी, हम शोर मचा देंगे कि पेपर लीक हुआ है और तलाशी के दौरान सबूत शरद के ऑफिस से मिलेंगे। फिर देखना कैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुर्सी से हाथ धोता है और अपमानित होकर यूनिवर्सिटी से निकलता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। शरद चाहे मुझसे कितनी ही नफरत करते थे, लेकिन वह एक बेहद ईमानदार और नियम पसंद इंसान थे और अपने पैसे से वफादार थे। मैं जानती थी कि आरोप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और वह इस बदनामी को सह नहीं पाएंगे। वह लड़के हंसते हुए वहाँ से चले गए और मैं भी वहीं पत्थर बनी खड़ी रही। मेरे मन में संघर्ष छिड़ गया था कि वह शख्स जो मुझे अशिक्षित और साधारण समझता है, जो मुझे अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं है, क्या मुझे उसके लिए जोखिम उठाना चाहिए? लेकिन फिर मेरे दिल ने गवाही दी कि वह मेरा पति है और एक निर्दोष इंसान भी है। मैं अपनी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैंने फौरन अपना फ़ोन निकाला और धीमे कदमों से उन लड़कों के पीछे गई जो अभी बाहर गलियारे में आगे योजना बना रहे थे। मैंने दीवार की आड़ से अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया और उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। वह बेफिक्र होकर बातें कर रहे थे कि प्रोफेसर रवि ने वादा किया है कि अगर यह काम हो गया तो वह हमें फाइनल में अच्छे अंक देंगे और शरद का घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी रिकॉर्डिंग पूरी ही हो चुकी थी और मेरे पास अब वह सबूत था जो इनका भांडा फोड़ सकता था। अब अगला चरण ज़्यादा मुश्किल था। मुझे वह जाली सबूत शरद के ऑफिस से निकालने थे जो उन लड़कों ने वहाँ छुपाए थे। सौभाग्य से अभी ब्रेक का समय था और शरद ऑफिस में नहीं थे। मैं डरते डरते स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगी। मैंने इधर उधर देखा और तेजी से शरद के केबिन में घुस गई। मैंने उनकी मेज की दराजें टटोलना शुरू की। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे दराज के निचले हिस्से में एक फाइल मिली जिसमें वही पेपर थे। मैंने राहत की सांस ली और उस फाइल को अपने बैग में छुपा लिया। मैं अभी मुड़ने ही वाली थी कि दरवाजे के हैंडल पर किसी का हाथ पड़ा। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैं जल्दी से
साइड पर पर्दे के पीछे छुप गई। शरद अंदर आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वह काफ़ी थके हुए लग रहे थे। उन्होंने सर मेज पर रखा और आंखें बंद कर ली। मैं वहाँ सांस रोके हुए खड़ी थी। अगर अब मैं पकड़ी गई तो वह यही समझेंगे कि मैं यहाँ जासूसी करने आई थी। काफ़ी देर बाद जब वह फाइल उठाकर बाहर निकले तो मैं मौका पाकर वहाँ से भाग निकली। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही क्लासेस शुरू हुई अचानक शोर मच गया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। डीन ने फौरन आपात बैठक बुला ली और जांच समिति गठित कर दी गई। शरद को भी वहीं बुला लिया गया। मैंने बिना देर किए वह वीडियो रिकॉर्डिंग और कोई तस्वीरें जो मैंने ली थी एक यूएसबी में डाली और गुमनाम तरीके से डीन के ऑफिस में पहुंचा दी। थोड़ी देर बाद गलियारे में हलचल मच गई और सुरक्षा गार्ड उन दोनों लड़कों और प्रोफेसर रवि को पकड़कर ले गए। सच सामने आ चुका था और शरद की इज्जत बच गई थी। वह ऑफिस से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में सवाल था कि आखिर वह कौन था जिसने आखिर वक्त पर उनकी मदद की थी। शरद घर वापस आए तो वह बहुत चुप थे। उनके माँ बाप किसी डिनर पार्टी में गए हुए थे और घर में सन्नाटा था। रात के समय अचानक शरद की तबीयत बिगड़ गई। शायद पिछले कई दिनों के तनाव और थकान ने उन्हें घेर लिया था। वह बुखार में तप रहे थे और पानी मांग रहे थे। मैं दौड़कर उनके कमरे में गई और उन्हें संभाला। मैंने ठंडे पानी की पट्टियाँ की और दबा दी। वह अर्ध चेतना में मेरा हाथ पकड़कर करा रहे थे। मैंने नरमी से उनकी बालों में उंगलियां फेरी और वह रात मैंने उनके सिरहाने जाकर गुजारी। सुबह सूरज निकलने के बाद जब उनका बुखार उतरा और गहरी नींद से सो गए तो मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई ताकि उनके जागने पर मेरा सामना ना हो। अगली शाम शरद की तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी। मैं यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी कि शरद मेरे कमरे के दरवाजे पर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने मेरा नीला फाइल फोल्डर देखा है जो शायद मैं कल घर लाया था। मैंने ना में सर हिलाया। वह खुद ही मेरे कमरे में इधर उधर देखने लगे। अचानक उनकी नज़र मेरे स्टडी टेबल पर पड़ी जहां मेरा बैग खुला रखा था और उसमें से वही फाइल झांक रही थी जो मैंने उनके ऑफिस से निकाली थी और उसे फेंकना भूल गई थी। शरद आगे बढ़े और उन्होंने वह फाइल निकाली। फाइल देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अविश्वास से फाइल और फिर मुझे देखा। उनके हाथ में वह सबूत थे जो उनके खिलाफ साजिश रचे गए थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया और शरद की आंखों में समझ आने वाला एक झटका था कि वह अज्ञान समझदार कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी थी जिसे वह हमेशा कम अकल समझ रहे थे। शरद के हाथ में वह फाइल देखकर मेरे शरीर से जान निकल गई और मैं वहीं पत्थर बनी खड़ी रही। शरद ने धीरे से सर उठाया और उनकी आंखों में जो भाव था उसे पढ़ना असंभव था। वह हैरत, शर्मिंदगी और अविश्वास का निर्णय था। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा कि मेरा यह फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है। यह वही पेपर है जो लीक हुए थे। क्या तुम जानती हो कि यह मेरे ऑफिस से कैसे गायब हुए। उनके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि एक सवाल था। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए लहजे में सच बोल दिया कि जी मैं जानती हूँ क्योंकि यह फाइल मैंने खुद आपके कैबिन से निकाली थी। यह सुनते ही शरद चौंक गए और उन्होंने अविश्वास से मुझे देखा। मैंने नज़रें झुकाई और उन्हें सब बता दिया कि कैसे मैंने लाइब्रेरी में उन लड़कों की साजिश सुनी थी और कैसे उनके छुपा हुए सबूत वहाँ से हटाए और फिर वह यूएसपी बनाकर डीन को भेज दी थी। मेरी बात सुनकर शरद अपनी जगह पर हैरान होकर रह गए।
उनके हाथ से फाइल बिस्तर पर गिर गई और वह धम से वहीं बैठ गए। कुछ देर तक वह चुपचाप खाली नजर से घूरते रहे और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों में सर थाम लिया। उनके मुंह से अनायास निकला कि हे भगवान, मैं कितना बड़ा अंधा था। उन्होंने सर उठाकर मेरी आंखों में देखा, जिनमें अब आंसू तैर रहे थे, और बेहद शर्मिंदगी से बोले कि मीरा, तुमने उस शख्स की इज्जत बचाई जिसने कदम कदम पर तुम्हारा अपमान किया। मैंने तुम्हें अशिक्षित समझा, तुम्हें दूसरों के सामने तुच्छ कहा और तुम्हें पत्नी का दर्जा देने से इनकार किया, लेकिन तुमने बदले में मुझे अपमान से बचा लिया। आखिर क्यों? तुम चाहती तो चुप रहकर मेरा तमाशा देख सकती थी। तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना। मैंने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। शरद जी, आप मेरे पति हैं, मेरा सम्मान है। अब आपका तमाशा बनता तो मेरी इज्जत भी बिखर जाती। मैं एक अनाथ लड़की जरूर हूँ, मगर संवेदनहीन नहीं हूँ। मैं अपने पति को गिरते हुए नहीं देख सकती थी, चाहे वह मुझे पसंद करे या ना करे। मेरा यह जवाब सुनकर शरद की आंखों में नमी तैरने लगी। वह अपनी जगह से उठे और मेरे करीब आकर मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनके हाथों की कंपन मैं महसूस कर सकती थी। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो मीरा। मैं अपने अहंकार और हरी सुंदरता के खोल में ऐसा कैद था कि मुझे तुम्हारे चरित्र का उजाला नजर ही नहीं आया। तुमने मुझे आज हरा दिया है। तुम्हारी इस चुपचाप मोहब्बत और वफादारी ने मेरे दिल को जीत लिया है। उस रात के बाद हमारे बीच जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। शरद का रवैया मेरे साथ पूरी तरह बदल गया। वह अब मुझसे नजर चुराकर नहीं गुजरते थे, बल्कि उनकी नज़रों में मेरे लिए सम्मान और एक नरम भाव पैदा हो चुका था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जब मैं चाय लेकर आई तो मेरी सास ने हमेशा की तरह मुझे टोकते हुए कहा कि जरा संभल कर कप रखा करो। इतने बड़े घर में आ गई हो, मगर आदतें वही पुरानी है। मैं चुपचाप सुनने की आदि में थी, मगर आज कुछ आश्चर्यजनक हुआ। शरद ने फौरन अपना कप टेबल पर रखा और गंभीरता से अपनी माँ की तरफ देखकर बोली कि माँ, मीरा को टोकना बंद कर दीजिए, और इसमें इतनी समझ है जितनी शायद हम सब में मिलकर भी नहीं होए। वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि एक बहुत बुद्धिमान और समझदार लड़की है। इसीलिए आगे से मैं इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। शरद का यह प्रतिक्रिया देखकर मेरी सास और मेरे ससुर के हाथ रुक गए और वह हैरत से अपने बेटे का मुंह देखने लगे, जिसने आज पहली बार अपनी पत्नी के लिए खड़ा हुआ था। मेरे दिल में एक अनजानी खुशी ने सर उठाया, क्योंकि आज मुझे इस घर में अपनी अहमियत का एहसास हुआ था। यूनिवर्सिटी में सब कुछ बदल चुका था। अब जब शरद क्लास में आते तो वह मुझे अनदेखा नहीं करते थे। एक दिन लेक्चर के दौरान एक जटिल विषय पर बहस चल रही थी। तब शरद ने पूरी क्लास के सामने मेरा नाम पुकारा और कहा कि मीरा, आपका इस बारे में क्या विचार है। मैंने खड़े होकर अपना मत व्यक्त किया तो उन्होंने सबके सामने मेरी सराहना की और कहा कि क्लास का सबसे बेहतरीन विशेषण है ये। छुट्टी के समय जब मैं पार्किंग में पहुंची तो एक हॉर्न की आवाज़ ने मेरे कदमों को रोक लिया। मैंने मुड़कर देखा तो शरद अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोले हुए खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर इशारा किया कि आ जाओ, मैं घर जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। मैं हिचकिचाते हुए उनके पास गई और कहा कि सर, सब देख रहे हैं। उन्होंने बेफिक्री से कंधे उचकाए और बोले कि देखने दो, पति अपनी पत्नी को घर ले जा रहा है, कोई अपराध तो नहीं कर रहा है।
उनके लहजे की शरारत और अपनापन ने मेरे गालों को लाल कर दिया और मैं चुपचाप फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो रास्ता जो हमेशा घुटन और अजमनियत से कटता था, आज दुनिया का सबसे सुंदर सफ़र लग रहा था। हमने रास्ते में ढेर सारी बातें की। उन्होंने मुझसे मेरा पसंदीदा विषय और किताबों के बारे में पूछा और मैं हैरान थी कि वह शख्स जो कभी मुझे बोलने का हक नहीं देता था, आज मेरी हर बात ध्यान से सुन रहा है। घर पहुंचकर सरन ने मुझे एक शॉपिंग बैग थमाया और कहा कि यह तुम्हारे लिए है। मैंने हैरत से खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर सा जोड़ा और कुछ किताबें थी। मैंने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो वो मुस्कुराकर बोले कि यह एक छोटी सी माफ़ी है मेरे उस बुरे व्यवहार की जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें जहाँ कोई गलत फहमी ना हो। मीरा, मैं तुम्हें वह स्थान देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैंने नम आँखों से उनका धन्यवाद किया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया। वह शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर शाम थी। हम दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो चुके हैं। खुशियाँ मेरी किस्मत बन गई है। कुछ हफ्ते इसी तरह सपनों की तरह गुजर गए। मैं और शरद एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और जीवन साथी बन चुके थे। घर में भी मेरी सास का रवैया शरद की सख्ती की वजह से मुझसे काफ़ी बेहतर हो गया था। लेकिन कहते हैं कि खुशी को नज़र लगते देर नहीं लगती। एक रात हम सब लाउंज में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि अचानक घर की लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। रात के इस फ़ोन का बजना अजीब था। नौकरानी ने फ़ोन उठाया और फिर घबराए हुए अंदाज में शरद को बुलाया। शरद ने फ़ोन कान से लगाया तो उनके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। वह लगातार हाँ करते रहे और उनके माथे की लकीरें गहरी होती गई। फ़ोन रखकर वह हमारी तरफ मुड़े तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उमड़ रही थी। मेरी सास ने चिंता से पूछा कि बेटा सब ठीक तो है ना? किसका फ़ोन था? शरण ने एक नज़र मुझ पर डाली जैसे वह मुझे कुछ बताते हुए डर रहे हो, और फिर मुश्किल से बोले कि रिया का फ़ोन था। वह अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह वापस आना चाहती है। रिया का नाम सुनते ही मेरे शरीर में एक शहनन दौड़ गई और मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। वह लड़की जो अपनी मर्जी से भाग गई थी, आज वापस आकर मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में जहर घोलने वाली थी। मेरी सांस फौरन ममता के भाव में व्याकुल हो गई और कहने लगी, हाय मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना कि वह नादान है। जरूर किसी ने उसे बहका होगा। शरद, जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। वह इस घर की इज्जत है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। शरद ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। मैं जानती थी कि रिया उनकी पहली मोहब्बत और पहली पसंद थी। क्या रिया की वापसी शरद को मुझसे दूर कर देगी? क्या वह मुझे छोड़ देंगे? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक विकल्प थी, एक समझौता थी। शरद ने चाबी उठाई और बिना मुझसे कुछ कहे तेजी से बाहर की तरफ निकल गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। शरद के जाने के बाद समय जैसे रुक सा गया था। घड़ी की हर टिक टिक मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैं लाउंज में टहल रही थी, कभी दरवाजे को देखती तो कभी फ़ोन को। मेरे मन में संध्या के शाम फन फैलाए खड़े थे कि कहीं वह पुरानी मोहब्बत दोबारा जाग ना उठी हो, कहीं रिया के आंसू शरद के दिल को पिघला ना दे। मेरी सास हेमा, जो कुछ देर पहले तक मुझे बहू मान रही थी, अब रिया का नाम आते ही
उनकी सारी मोहब्बत उधर चली गई। लगभग 2 घंटे की पीड़ादायक प्रतीक्षा के बाद गाड़ी का हॉर्न बजा। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। गेट खुला और गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। शरद गाड़ी से उतरे और पिछली सीट से रिया को सहारा देकर उतारा। रिया की हालत देखकर मैं अपनी जगह पर जम गई थी। वो रिया जिसे अपनी सुंदरता और फैशन पर घमंड था, उस वक्त वह एक टूटी हुई गुड़िया लग रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कई जगह खरोंचे थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी और रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। शरद का चेहरा सपाट था और उनकी आंखों में सहानुभूति तो थी, मगर वह दीवानगी नहीं थी जिसका मुझे डर था। हेमा जी दौड़ते हुए आई और रिया को गले लगा लिया। मेरी बच्ची, यह क्या हाल बना लिया है तुमने? मुझे अपनी सांस से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद वह कहीं ना कहीं मुझसे खुश नहीं थी, इसीलिए रिया के आने पर उनका वह रवैया था। रिया ने मुझे देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोली कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। वह सहज धोखेबाज था। वो मेरा सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया और मुझे सड़क पर फेंक गया। मैं बहुत दोषी हूँ। मैंने आप लोगों का दिल दुखाया। मेरी सास उसे दिलासा देते हुए अंदर सोफे पर लाई और मुझे आदेश दिया कि मीरा, खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से पानी और जूस और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मैं चुपचाप किचन में गई और चीज़ें ले आई। शरद सोफे के सामने खड़े बाजू बांधे रिया को देख रहा था। रिया ने शरद के पैरों में गिरने की कोशिश की और रोते हुए बोली कि शरद, मुझे माफ़ कर दो। मैं भटक गई थी। मैं तुम्हारी कदर नहीं जान सकी। कृपया मुझे एक मौका दे दो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा करूँगी। यह दृश्य मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। मेरा पति जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत कुर्बान की और अब उसके सामने इसकी पहली पसंद गिड़गिड़ा रही थी। मेरी सास ने फौरन रिया का पक्ष लेते हुए शरद से कहा कि देखो बेटा, इंसान से गलती हो जाती है। यह बच्ची है, नादान है, इसे सज़ा मिल गई है। अब तुम इसे माफ़ कर दो और अपना लो। अब जब असली हकदार वापस आ गई है तो हमें पुरानी बातों को भूलकर रिया को उसका स्थान देना चाहिए। यह सुनकर मेरे हाथों से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और कांच के टुकड़े बिखर गए, बिल्कुल मेरे सपनों की तरह। मैंने अविश्वास से अपनी सास को देखा और फिर शरद की तरफ नज़र उठाई जो चुप खड़े हुए थे। मेरा दिल डूब रहा था कि अब शरद बोलेंगे कि मीरा, तुम जा सकती हो। रिया ने भी उम्मीद भरी नज़र से शरद की तरफ देखा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था, जिसमें सिर्फ मेरी सांसों के उखड़ने की आवाज़ थी। शरद ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाकर रिया के सर पर हाथ रखा। मेरा दिल रुकने लगा था। शरद ने बेहद ठहराव और मजबूर लहजे में कहा कि रिया, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि मैं दिल में बोझ रखकर नहीं जी सकता। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मानवता के नाते मेरा कर्तव्य था कि तुम्हें सड़क पर ना छोड़ता। लेकिन शरद एक पल को रुके और फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में वह चमक थी जिसने अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। वह मेरी तरफ बढ़े और मेरा हाथ थाम लिया। कांच के टुकड़ों की परवाह किए बगैर वह मुझे खींचकर अपने साथ खड़ा कर चुके थे। उन्होंने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा कि लेकिन माँ और रिया, एक बात अपने मन से निकाल दीजिए कि मीरा सिर्फ मजबूरी थी। नहीं, मीरा मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, मेरा चुनाव है। जिस वक्त मुझे रिया ने ठुकराया था और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी, तब इस लड़की ने अपनी खुशियों का बलिदान देकर मेरा सम्मान रखा था। मैंने उसे धोखा दिया, अपमानित किया, मगर उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपने के बजाय मेरी ढाल बनना पसंद किया। आज अगर मैं यूनिवर्सिटी में सर उठाकर चलता हूँ तो वह सिर्फ मीरा की वजह से है।
रिया और हेमा जी हैरत से मुंह खोले शरद को देख रही थी। शरद ने असख्ती से कहा कि रिया, मेरे दिल के दरवाजे पर अब सिर्फ मीरा का नाम लिखा है। मैं हीरे को छोड़कर दोबारा पत्थर के नहीं उठा सकता। मीरा मेरा अतीत नहीं बल्कि मेरा वर्तमान और भविष्य है। शरद ने उसी वक्त अपना फोन निकाला और मामा जी और मुकेश जी को कॉल मिला दिया। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में उन्हें स्थिति बताई और घर आने को कह दिया। कुछ ही देर में मेरे मामा और मामी वहां पहुंच गए। वह दोनों सर झुकाए अंदर आए और अपनी बेटी की हालत देखकर उनका सर शर्म से और भी ज़्यादा झुक गया। मामा ने आगे बढ़कर शरद के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोले कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी परवरिश में कमी रह गई थी, जिसकी सज़ा तुमने भुगती। मैं शर्मिंदा हूँ। फिर वह मेरी तरफ मुड़े और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि मीरा बेटी, तुमने साबित कर दिया कि तुम खून के रिश्तों से ज़्यादा वफादार हो। मामी ने भी रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। रिया ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा कि मीरा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की, मगर सच यह है कि तुम ही शरद की असली हकदार हो। मैंने चुपचाप भावुक होकर सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दिल में अब कोई मेल नहीं था। मामा और मामी रिया को लेकर वहाँ से चले गए, क्योंकि अब वह वहाँ रुकने का हक खो चुकी थी। जब लाउंज खाली हो गया तो मेरी सास भी धीमे कदमों से मेरे पास आई। उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ थामा और भरी हुई आवाज़ में कहा कि मीरा बेटी, मैंने ममता के अंधेपन में तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे लगा कि मेरा बेटा इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से खुश नहीं है और मैं भी उसके लिए उदास थी। इसीलिए रिया को देखकर मुझे लगा कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ सकती है। मगर उसके दिल का हाल जानकर मैं खुश हूँ कि उसने तुम्हें चुना है। तुमने मेरे बेटे का उस वक्त साथ दिया जब उसे सब छोड़ गए थे। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मैंने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। शरद ने मुझे सबकी नज़रों से बचकर सिर्फ मेरे कान में फुसफुसा कर कहा था, धन्यवाद मीरा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे एक पत्थर से इंसान बनाने के लिए। मैंने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर पल था। एक अनाथ और असहाय लड़की से लेकर एक सफल महिला और प्रिय पत्नी बनने तक का सफ़र। एक सफल महिला और प्रिय पत्नी बनने तक का यह सफ़र कांटों से भरा था, लेकिन इसका अंत गुलाब की तरह महक रहा था। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया, जिसने मुझे धैर्य की ताकत दी और इसका फल इतना मीठा दिया कि अतीत के सारे दुख भूल गए। शरद ने मेरा हाथ थामा और एक नई रोशन जिंदगी की तरफ कदम रखा। शरद की मोहब्बत और ध्यान ने मुझे एक नया आत्मविश्वास दे दिया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी थी। आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप इस कहानी को कौन से शहर से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम और अपना नाम हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।